मैं पत्रकार सिराज साहिल। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं जो देश और देशवासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो मुद्दा है कॉमन सिविल कोड, यानी कि समान नागरिक संहिता। इस मुद्दे को लेकर हमारे देश में बहुत ज़्यादा राजनीतिक माहौल गरमा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मेरा आग्रह है कि ईमानदारी से देश में संविधान के हिसाब से शासन करने के लिए इस तरह के विवादित मुद्दों को खास तौर से चुनाव के दौरान उठाने से उनकी सरकार को परहेज करना चाहिए। हम ये आप लोगों को बताना चाहते हैं कि समान नागरिक संहिता के बारे में हमारे संविधान के अनुच्छेद 44 में ये कहा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर हर राज्य अपने नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता जैसी चीज़ों को लागू कर सकता है और उसके लिए तैयारी भी करना चाहिए। लेकिन हमारे देश में पूरे राज्यों को अगर देखा जाए तो हर राज्यों की भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक धार्मिक परिस्थितियां अलग अलग हैं। इसलिए भी हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और 1956 हिंदुओं के जो है अधिकारों को लेकर बनाया, और इसी तरह से मुसलमानों के जो निजी कानून उनके जीवन जीने के धार्मिक स्तर पे थे वो 1939 में ही उसको बना दिया गया था, जिसके तहत जो है मुसलमान अपने धार्मिक रीति रिवाजों के हिसाब से सारे काम करते थे। और अलग अलग धर्मों और जातियों में भी कुछ इस तरह के प्रावधान हैं जिससे उनकी सांस्कृतिक धार्मिक विरासत को बरकरार रखा गया। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में और आधुनिक भारत के मद्देनज़र कई मामलों में विरोधाभास न पैदा हो, इस मकसद से समान नागरिक संहिता की बातें की जा रही है। लेकिन जिस मकसद से इस कानून को राष्ट्रीय स्तर पर लाना चाहिए, वो मकसद के हिसाब से केंद्र सरकार इसको अमली जामा पहनाना चाहती है, इस पे संदेह पैदा होता है। क्योंकि 2024 में लोकसभा के चुनाव होना है, उसको देखते हुए ध्रुवीकरण के मकसद से ऐसा किया जा रहा है, इस बात की भी चर्चाएं हैं। विधि आयोग के 21वें कमीशन ने जिस तरीके से 2016 में इस पर आम जनता, बुद्धिजीवियों, धार्मिक संगठनों और अन्य स्वयंसेवी संगठनों के प्रमुखों से और लोगों से सलाह मशवरा लिया था, उनके विचार जानने का प्रयास किया था, तब 21वें वेतन आयोग ने मार्च 2018 में अपनी सिफारिश में ये सरकार को कहा था कि अभी हमारे देश में इस तरह के कॉमन सिविल कोड की आवश्यकता नहीं है। फिर इस सरकार को कौन सी ऐसी ज़रूरत पड़ गई कि जो 21वें विधि आयोग ने जिस चीज़ की ज़रूरत को फिलहाल नकारा था, आवश्यकता महसूस नहीं की थी, उसको 22वें वित्त आयोग ने तुरंत प्रभाव से उस पर फिर काम करना शुरू कर दिया है। और अभी 14 जून को ही आम जनता और बुद्धिजीवियों, धार्मिक संस्थाओं के प्रमुखों और अन्य लोगों से लॉ कमीशन ने 30 दिन के भीतर अपने सुझाव विचार को लेकर अब बातें रखने का आह्वान किया है। इससे और सुगबुगाहट तेज हो गई है कि सरकार समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में फिर तेजी से आगे बढ़ रही है। समान नागरिक संहिता की बात करने वाले ये कहते हैं कि फिर जो धार्मिक आधार पर
लोगों को अधिकार दिए गए हैं उनसे उनको एक तरह से वंचित कर दिया जाएगा और समान रूप से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और सभी धर्मों के लोगों को शादी करने का, तलाक देने का, गोद लेने का और भरण पोषण लेने का अधिकार होगा। देशवासियों को ये समझना चाहिए कि अभी भी हमारे देश में सभी नागरिकों को संविधान के हिसाब से समान नागरिकों के अधिकार दिए ही गए हैं, लेकिन भारत की सांस्कृतिक विरासत को देखते हुए संविधान के निर्माताओं ने इस तरह की गुंजाइश रखी थी कि सभी धर्म के मानने वाले अपने अपने क्षेत्रों और धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से उन चीज़ों को अपना सकते हैं। लेकिन अभी हाल में ही मुसलमानों के महिलाओं को तलाक देने के 3 बार में तलाक देने के मामले को रद्द कर दिया गया, लेकिन शरीयत के हिसाब से और तरीकों से भी मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है। अब जिस तरीके से हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से और हिंदू धर्म के मानने वालों के लिए नियम कानून है, उसी तरह से मुसलमान बहनों को भी वो अधिकार मिल गए हैं कि वो भरण पोषण भी जो है मांग कर सकती है और उनको भी उसी तरह से ट्रीट किया जाएगा। तो फिर अलग से जो है समान नागरिक संहिता की बात करना और उसको लेके जो है देश में और टीवी डिबेट में और जनता के बीच माहौल खराब करने का क्या औचित्य है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को चाहिए कि अगर वक्त के हिसाब से हमारे देश के संविधान में कुछ संशोधन होना है तो सबसे पहले उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जिससे आम जन और नागरिकों के मूल अधिकारों पे कुठाराघात हो रहा हो। एक तरफ तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश लोग लिविंग रिलेशन जैसे कानून पास करते हैं, समलैंगिकता को लेकर कानून पास करते हैं और दूसरी तरफ समान नागरिक संहिता की बात करते हुए लोगों के धार्मिक और निजी मामलों में हस्तक्षेप करने का प्रयास करते हैं। इससे सरकारों के और न्यायालयों की दोहरी मानसिकता का परिचय मिलता है। मेरा कहना यह है कि जब तक के नागरिकों को मूल अधिकार और उनके धार्मिक आस्थाओं और भावनाओं से खिलवाड़ होता रहेगा, देश जो है कंधे से कंधा मिला के आगे विकास की गति हासिल नहीं कर सकता। हमारा मानना है कि सरकार या भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और उनके सहयोगी वोट की राजनीति के लिए अगर ऐसा करते भी हैं तो विपक्ष के नेताओं को एकजुट होकर समय रहते हुए इस तरह की चीज़ों का मजबूती से और ईमानदारी से विरोध करना चाहिए और वर्तमान समय में हमारे देश के महिलाओं, नागरिकों, किसानों, मजदूरों, आदिवासियों, पिछड़ों, SC ST सबके लिए जो संविधान में मूल अधिकारों के तहत जो उनको जो है सुविधाएं देने की बात कही है या उनके संरक्षण देने की बात है, तो क्या 75 सालों में हमारे देश के नेताओं ने या कर्णधारों ने संविधान की जो मूल भावना है उसका पालन करते हुए जिन वर्गों का मैंने नाम लिया उनका उत्थान करने की दिशा में वो आगे आए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब तक के जो है नागरिकों का वास्तविक तौर पर सर्वांगीण विकास नहीं होगा, उत्थान नहीं होगा, लोगों को जो है एक सभ्य नागरिक बनाने की दिशा में सरकार के द्वारा इस तरह का वातावरण नहीं दिया जाएगा, उनके निजी मामलों पर हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। मेरा ये मानना है कि सरकार को बाकायदा समान नागरिक संहिता के हिसाब से एक मसौदा तैयार करना चाहिए और उसको पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए। उस पर सभी धर्मों और समुदाय के लोगों को सुझाव देने और उस मसौदे पे कमियां निकालकर या उस मसौदे में और क्या बेहतर हो सकता है सुझाव देने के लिए एक अच्छा खासा समय देना चाहिए और सिर्फ वेबसाइट पे जो है या टीवी डिबेट में जो है समान नागरिक संहिता की बातें करना और एक दूसरे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग आरोप प्रत्यारोप करके देश का माहौल खराब करें, ये उचित नहीं है। और मैंने व्यक्तिगत तौर पर ये महसूस किया हुआ है कि जब तक के नागरिकों को
पूरी तरह से शिक्षित और हर तरह से मजबूत नहीं किया जाएगा, तब तक के इस तरह के मुद्दों को उठाने का कोई औचित्य नहीं है। और सरकार को और विपक्षी दलों को दोनों को सोचना चाहिए कि किसी भी कानून को देशवासियों के लिए बनाने से पहले उसका पूरा ड्राफ्ट तैयार करके सार्वजनिक तौर पर आम जनता, बुद्धिजीवियों, धार्मिक, सामाजिक जिम्मेदार लोगों के बीच में उस पर चर्चा होने चाहिए और एक अच्छा खासा समय देने के बाद राष्ट्र हित में और जनहित में जो पूरी तरह से डाटा उपलब्ध हो उसके हिसाब से कानूनों को लागू करना चाहिए। नहीं तो हर मामले में उसी तरह का माहौल होगा जिस तरह से CA, NRC या किसान कानूनों में हुआ। उससे देश का कुछ भला तो हुआ नहीं, लेकिन सरकार को जो है काफ़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और विपक्षी दलों को राजनीति के लिए एक मौका मिला। इसलिए मेरा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के कर्णधारों और लॉ कमीशन के लोगों को ये सोचना चाहिए कि जिस चीज़ की सिफारिश उन्होंने 2018 में पूरा डाटा और सलाह इकट्ठा करने के बाद कहा कि इसकी अभी आवश्यकता नहीं है और अब 24 में चुनाव से पहले उसकी आवश्यकता इतनी ज़्यादा क्यों महसूस हो गई, इस तरह की चीज़ों पे भी लोग सवालिया निशान लगा रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि सरकार को अपने बचे हुए कार्यकाल के पहले इस तरह की चीज़ों से बाहर आना चाहिए और संविधान में और भारतीय जनता पार्टी ने जो जनता से जो है वादे किए थे उस दिशा में बचे हुए 1 साल के दौरान सरकार को जन कल्याणकारी कार्य करना चाहिए और ऐसे निजी मामलों को लेकर सरकार को कानून बनाने या उस पर चर्चा करने की फिलहाल आवश्यकता नहीं महसूस करनी चाहिए और इसको लेकर एक गंभीर प्रयास करने की ज़रूरत है। नहीं तो आनन फानन में जिस तरह से सरकार इसको कानून बनाना चाहती है या राजनीतिक लाभ उठाने की दृष्टि से ऐसा कर रही है, उससे सरकार को और उसके सत्ताधारी दलों के सहयोगियों को नुकसान ही होगा, ये मेरा मानना है। और पूरी तरह से ये जो आपका विधि आयोग है इसको कोई स्वायत्त अधिकार भी नहीं मिले हैं। विधि आयोग के लोग भी वही करते हैं जो निर्देश कानून मंत्रालय और भारत सरकार उनको देती है। तो इस तरीके से ये माहौल ख़राब होता है और इस तरह से सरकार की कार्यप्रणाली पे भी सवालिया निशान लगता है कि अभी उन्हीं के शासनकाल में जिस चीज़ की ज़रूरत विधि आयोग ने महसूस नहीं की थी और फिर उसको थोपने के लिए सरकार जनता के ऊपर दबाव बनाने के लिए राजनीतिक लाभ के लिए उसी कानून को जिसको 2018 में इसी सरकार के नेतृत्व के विधि आयोग ने मना किया था और उसी कानून को लाने के लिए फिर चर्चा परिचर्चा करने से ये पता चलता है कि सरकार की वास्तविक मंशा क्या है। राष्ट्र हित में जारी। जय हिंद।